लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे बढ़ी और दूसरी बात है कि शिवसेना को बीजेपी ने क्यों तोड़ दिया, क्यों खत्म कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप देखते रहिए, आखिरी दम तक देखिए और अपनी राय भी दीजिए। मेन बात तो साथियों, शिवसेना की स्थापना की बात करते हैं। 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई। स्थापना करते समय लेबर यूनियन के मामले थे, मतलब और मराठी भाषिक, उनकी नौकरियां, इन विषय पर शिवसेना काम करने वाली थी। और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री और नेता लोगों ने शिवसेना को बढ़ावा दिया, उनको प्रमोट किया। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन वहां पे बहुत बढ़ गई थी मुंबई में और उनको परेशान करती थी, इसीलिए उनको चेक करने के लिए शिवसेना का उदय हुआ, उसका विस्तार हुआ। अब मेन बात यह है कि तब तक कुछ सालों तक, मतलब 1987 तक, 66 के बाद में करीब 21 साल शिवसेना मुंबई ठाणे में ही रही। कुछ कारपोरेटर्स उनके चुनकर आते थे, कुछ एमएलसी, प्रमोद नवलकर थे, छगन भुजबल थे, मनोहर जोशी थे, सुधीर जोशी थे, रमेश प्रभु थे। इनमें से रमेश प्रभु ही विधानसभा में बाई इलेक्शन में जीतकर आए थे और बाकी छगन भुजबल भी बाद में विधानसभा में आए थे। मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर ये एमएलसी थे। वामनराव महाडिक भी एमएलसी थे। 66 में बनी शिवसेना 1987 में महाराष्ट्र के जिले जिले में फैल गई, गांव तक फैल गई, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके 31 साल बाद महापरिनिर्वाण के उन्होंने ये लिखा हुआ था, रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं हैं उनके मामले में जो कुछ किताब लिखी थी बाबा साहब आम्बेडकर ने, उस किताब का विवाद 1987 में हो गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो किताब पब्लिश की थी, उसमें देवी देवताओं की बदनामी थी, ऐसा उनका कहना है। बाकी लोगों का इसमें दलित मूवमेंट वाले लोग, कार्यकर्ता उनके फेवर में थे, बाबा साहब के रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म के फेवर में थे। पुरोगामी विचारधारा के जो लोग थे वो भी उनके फेवर में थे। लेकिन जो हिंदुत्ववादी संगठन थे और ब्राह्मण, स्पेशली ब्राह्मण संगठन सॉरी, तो वो रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म के खिलाफ थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में जगह जगह पर दंगे हो गए, आगजनी हो गई, लोगों के घर जलाए गए, गांव जलाए गए। और यही एक मौका था कि शिवसेना का हिंदुत्व कहिए या जो भी है, शिवसेना ने हिंदुत्व की राह ही वो 87 के करीब ही मतलब ये की, क्योंकि उसके बाद के चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने जो उपचुनाव हुआ तो रमेश प्रभु जो एमएलए थे, चुनाव लड़े, वहां पे खुलकर हिंदुत्व का प्रचार किया था पहली बार। बाद में केस भी हुआ था और केस होने के बाद में उसको बाला साहब ठाकरे को मतलब हमेशा के लिए वोटिंग करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया था क्योंकि हिंदुत्व का प्रचार उन्होंने किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि 87 में तब तक मराठी भाषिक को की बात करने वाली, नौकरियों की बात करने वाली मुंबई के लिए शिवसेना उसके बाद में हिंदुत्ववादी शिवसेना के रूप में 1987 में कन्वर्ट हो गई। 88 में पुणे में उनका दूसरा अधिवेशन हो गया। वहां पे बाला साहब ठाकरे ने उसका विस्तार किया शिवसेना का। तब तक शिवसेना के पास में हर जिले से लोग आना शुरू हो गया। तो उसमें कौन लोग थे, तो जिनको समाज में कोई उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी या घर के लोगों से भी उपेक्षित थे। कोई पंक्चर दुरुस्त करने वाला था, कोई सट्टे की पट्टी लगाने वाला था, कोई शराब बेचने वाला भी था,
कोई यानी कुछ यानी मतलब मेहनत करने वाले बेचारे और कम पढ़े लिखे लोग जो उपेक्षित समाज का जो घटक है एससी एसटी ओबीसी वगैरह वाला, तो इसमें ओबीसी का घटक ज्यादातर शिवसेना के साथ में जुड़ गया, क्योंकि बस शिवसेना क्या अपने गले में भगवा डाल दिया, दुपट्टा गमछा डाल दिया और जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा दिया, कहीं पे भी वो शाखा खोल दी। इस तरीके का शिवसेना का चलता था और वो उनकी जरा थोड़ी दबंगई टाइप की राजनीति थी। लोग भी डरते थे, इस बहाने कुछ लोग वसूली भी कर लेते थे, तो इस सट्टे वट्टे वाले लोग इनके साथ में इसलिए भी जुड़ गए क्योंकि उनके अवैध धंधों को भी कई मामले में, हालांकि हर एक वैसे थे ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन उनकी संख्या अच्छी खासी थी और इसीलिए उनका ये बढ़ता गया। पैसा वसूली हफ्ते वाला जो फॉर्मूला है वो शिवसेना ने ही ज्यादा प्रतिष्ठित कर दिया। तो यहां तक की बात आ गई। अब मेन बात क्या है कि 88 में शिवसेना ने, रमेश प्रभु ने जो चुनाव जीता, वहां से फिर शिवसेना बीजेपी की अलायंस की बातें सामने आ गई। अलायंस हो गया और भाजपा शिवसेना को चुनाव लड़ने के लिए 90 का जो पहला चुनाव है उन्होंने मिलकर लड़ा। उसके पहले पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था, अदरवाइज उनको सिंबल मिलता नहीं था और इसीलिए उन्होंने राजनीतिक पार्टी के तौर पर 1989 में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। लोकसभा के चुनाव के बाद में हो गया, उसके पहले चुनाव हुआ लोकसभा और वो रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको धनुष्यबाण ये चुनाव चिन्ह मिल गया और 1990 में पहला चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में लड़ा। शिवसेना बड़े भाई के रोल में थी, भाजपा छोटे भाई के रोल में थी। भाजपा का इतना जनाधार भी नहीं था, भाजपा को 117 सीटें दी गई थी और शिवसेना को 171 सीटें मिली थी 288 में, मतलब इनका शेयर बहुत ज्यादा था शिवसेना का। और बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नेताओं को एकदम ही कार्यकर्ता जैसा ये करते थे और कई बार अपमानित करते थे, कई कमलाबाई बोलते थे। प्रमोद महाजन बेचारे जाते थे, खड़े रहते थे। प्रमोद महाजन ने अच्छी तरह से हैंडल किया, बाला साहब जैसे व्यक्तित्व को हैंडल करने का काम प्रमोद महाजन ही कर सकते थे। फिर वो जो चुनाव आया 90 का, उस चुनाव में जो लड़े तो बहुत ही बढ़िया उनको सीटें मिली। शिवसेना को 171 में से 52 सीटें मिली, उन्होंने कुछ अपने साथियों को दी थी। तो सेना ने 52 सीटें जीती और भाजपा ने 42 सीटें जीती, मतलब 94 एमएलए उनके आए थे दोनों पार्टियों के मिलकर। सरकार नहीं बनी मगर शिवसेना के विस्तार के लिए ये बहुत अच्छा मौका उनके हाथ में लग गया। फिर 95 का चुनाव आ गया। 95 के चुनाव में इन दोनों का अलायंस जो था वो जरा रंग लाया। बीच में वो बाबरी मस्जिद वाला भी एपिसोड हो गया और उसका भी फायदा हुआ। अडवाणी की रथ यात्रा भी थी, उसका भी फायदा हुआ। और 95 में सेना को 73 सीटें मिली और भाजपा को 65 सीटें मिली और इस तरीके से उनकी मेजॉरिटी आ गई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बन गए, गोपीनाथ मुंडे जो थे उप मुख्यमंत्री बन गए, जो बीजेपी के साथ में थे। सरकार चली, लेकिन शाइनिंग इंडिया का अटल जी फिर उधर प्राइम मिनिस्टर थे और शाइनिंग इंडिया उनको लगा कि भाई बहुत अच्छा अपन ने काम किया, तो प्रमोद महाजन ने वो फॉर्मूला लाया। शाइनिंग इंडिया के तहत उन्होंने 1999 में 6 महीने के करीब, मेरे ख्याल से 6 या 8 महीने जो थे, उसके पहले ही विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ में लेने के आग्रह किया और उसमें उनको बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। उधर भी उनके हालात खराब हो गए और भाजपा को उस समय 65 से 56 सीटें मिली और शिवसेना को 73 से 69 सीटों पे समाधान मानना पड़ा और 125 सीटों पे ही लटक गए। मतलब मेजॉरिटी के लिए 145 सीटें चाहिए थी, तो वो उनको कुछ मिल नहीं पाई। लेकिन अब ये इसमें एक इंटरेस्टिंग मोड़ ऐसा आ गया
कि तब लेकिन उनकी भी मेजॉरिटी नहीं थी, मतलब बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास में भी सॉलिड मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उस समय वो जो है तो बहुत इंडिपेंडेंट वगैरह बहुत सारे आ गए थे, और इसीलिए तो इंडिपेंडेंट बहुत सारे आने की वजह से सरकार उनकी भी नहीं बन रही थी। तो ये जो सरकार बनाने के चक्कर में वो प्रमोद महाजन अपने मुंडे जो है मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, और नासर फरांदे जो थे बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनको भी वो लालच आ गया कि अपनी सरकार, अपना ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस चक्कर में इन्होंने जो जल्द से जल्द राज्यपाल के पास में अपना दावा पेश करना चाहिए था कि सरकार बनाने के मामले में हम सरकार बनाएंगे, तो वो कर नहीं पाए। बार्गेनिंग में, अपने आपसी बार्गेनिंग में ही रहे। बाला साहब ठाकरे फिर चिढ़ गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, हाँ बोलते थे आते नहीं थे, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बाला साहब ठाकरे ने कि भाई चलो चलो ठीक है, आप ही मुख्यमंत्री बनो, आप ही सरकार बनाओ, हम बाहर से समर्थन करेंगे। ऐसा उन्होंने गुस्सा दिखाने के बाद में फिर बीजेपी वाले आ गए, और उन्होंने तब तक कांग्रेस वालों को आइडिया आ गई थी कि इनका कुछ बनने वाला नहीं है, इनकी में झगड़े शुरू हो गए, और इसीलिए कांग्रेस वालों ने फटाफट इंडिपेंडेंट जो लोग थे उनसे संपर्क किया और अपना 145 का फिगर जो है, मैजिक फिगर, वो अचीव कर लिया और राज्यपाल के सामने पेश हो गए, और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बन गए। 2005 में क्या चित्र हुआ, क्या पोजीशन रही, देखिए, देखने लायक बात है। कांग्रेस को फिर 2005 में कांग्रेस को 69 सीटें मिली, राष्ट्रवादी को 71 सीटें मिली, मतलब अलायंस था उनका, और भाजपा को 54 सीटें मिली, शिवसेना को 62 सीटें मिली, और अन्य को 32 सीटें मिली। इसमें भी कांग्रेस की सरकार आ गई। 2009 में कांग्रेस को 82 सीटें मिली, राष्ट्रवादी को 62 सीटें मिली, सेना को 44 सीटें मिली, भाजपा को 46 सीटें मिली, एमएनएस को एक अप्रत्याशित रूप से, और ताज्जुब ये हुआ कि तब राज ठाकरे अलग निकले थे, और एमएनएस को 13 सीटें मिली और अदर्स को 41 सीटें मिली। सरकार फिर कांग्रेस की बन गई। अब 2014 में जो है, असल बात यह है कि 2014, क्योंकि इनके झगड़े चल रहे थे, फिर झगड़े में ये हो गया अंदर के अंदर, और बीजेपी हमेशा काड़ी करती है, ईमानदारी से साथ कभी नहीं निभाती। पहले चुनाव से शिवसेना के लोग ईमानदारी से काम करते थे, शिवसैनिक ईमानदारी से काम करता था, जी जान लगा के काम करता था, कोई परवाह नहीं करता था, बिना पैसे से काम करता था। लेकिन बीजेपी वाले हमेशा कपट, अपने मन में कपट नीति के हिसाब से ही चलते थे, क्योंकि वो कपट नीति गोलवलकर गुरुजी ने ही उनको बताई है। बंच ऑफ थॉट्स, ये कपट नीति का ये पुलिंदा है। कौन से उसमें थॉट्स है, तो ये कपट नीति है पूरी, कि अपने साथियों को या प्यार से पहले अपने साथ में लेके आओ और बाद में समय मिलते ही उनको खत्म कर दो। ये खुला उसमें आवाहन है, खुली रणनीति है, और उन्होंने सीख दी है। 14 के चुनाव में अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, राष्ट्रवादी अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी, और उसमें भाजपा को 122 सीटें मिली। बहुत ही उछाल उनकी सीटों में आ गया। 122 सीटें भाजपा को मिली, सेना को 63 सीटें मिली, कांग्रेस को 42 सीटें मिले, बहुत कम हो गए, राष्ट्रवादी को भी 41 सीटें मिली, एमएनएस 13 से 1 पर आ गई, और अन्य को 19 सीटें मिली। और फिर सरकार जो बनी वो बीजेपी की बनी, वो भी नहीं बनती थी। महाविकास आघाड़ी का प्रयोग 2014 में ही हो सकता था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी या फिर असल में शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अगर बनना या किसी और को बनना था तो 2014 में ही बन सकते थे। उनको 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बाद शरद पवार ने फिर अपनी ओरिजिनल कूटनीति बोलिए या धोखेबाजी का जो उनका जो हमेशा का फॉर्मूला रहा वही इस्तेमाल किया, और रिजल्ट आने के पहले ही पता चल गया कि भाई कि किसी की सरकार नहीं बनेगी, मेजॉरिटी नहीं बन रही है। तो ऐसे इसमें शरद पवार ने धोखेबाजी से कांग्रेस को भी मतलब अलायंस था ही नहीं, तो कांग्रेस को भी मतलब उन्होंने खुल कर बोल दिया कि हम बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे, बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना ले। और इसी का मौका देखकर बीजेपी ने वो संधि साध ली।
122 पे ही मेजॉरिटी ना रहते हुए दावा क्लेम कर लिया, सरकार बना ली, राज्यपाल ने उनको बुला लिया और सेना को हाथ मलते रहना पड़ा और फिर कुछ महीनों में उनके पीछे पैर घिसटते हुए पूछ डालते हुए अपमानित होते हुए बीजेपी की सरकार में शामिल होना पड़ा। ये सब किया धरा जो था वो शरद पवार के धोखेबाजी का बेहतरीन नमूना था। ये जो जख्म था, जब बाला साहब थे तब बाला साहब के सामने किसी भी बीजेपी के नेता का कुछ नहीं चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी हो, प्रमोद महाजन तो खैर छोटे थे, इनको भी झुकना पड़ता था। और बाला साहब ठाकरे मैंने बताया है कि वो तो कमलाबाई करके, और जैसे कोई ये होता है ना उनके रखी हुई तो उस टाइप की उनको ट्रीटमेंट देते थे। और इसीलिए अपमानित होकर भी सत्ता के लिए अपमान के घूंट पी कर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही थी और वो ताक में ही थी कि किसी न किसी दिन इनका बदला लिया जाएगा। वैसे भी अगर कुछ नहीं करते, ईमानदारी से भी रहते थे। कई पार्टियां ऐसी भी है कि जो बीजेपी के साथ में कुछ किया ही नहीं, ईमानदारी से रहे, फिर भी उन्होंने गेम किया, फिर भी उन्होंने बेईमानी की। ये क्यों की? इसके लिए मुख्यमंत्री बने नहीं बने, इसके कोई उद्धव ठाकरे ने कोई कमिटमेंट में गड़बड़ की, ऐसा सवाल नहीं है। ये बीजेपी की फितरत में है, संघ के फितरत में है। उनको साथियों को किसी को भी बढ़ने नहीं देना है। संघ राज्य वाली सिस्टम गोवलकर को पसंद ही नहीं है। उनके बंच ऑफ थॉट्स में स्पष्ट लिखा है कि संघ राज्य वाली सिस्टम बहुत खतरनाक है, ये बिल्कुल इनको खत्म कर देना चाहिए। संघ राज्य नाम की मतलब स्टेट का कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जीएसटी वगैरह मामलों में उन्होंने जो किया है वो बात अलग बातें हैं, लेकिन इनको स्टेट को कोई ताकत दो मत, खत्म कर दो। और इसीलिए जब स्टेट को ही ताकत नहीं देनी है, स्टेट सरकारें ही नहीं चलानी है, तो उनको रीजनल पार्टीज को बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इसलिए उनको बढ़ाने के लिए बीजेपी वैसे भी शिवसेना को तोड़ना ही था, संघ की ही नीति थी। बाला साहब थे तब तक इनका कुछ चला नहीं, लेकिन उसका बदला लेने के लिए शिवसेना ने बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया। और बाला साहब हिंदुत्व का सम्राट भी थे, तो मोदी के आने के बाद में उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और उनको भी हिंदुत्व का आइकॉन बनना था। और हिंदुत्व पार्टी को ही, बीजेपी और संघ को ही हिंदुत्व की राजनीति करनी थी। तो एक छोटी सी रीजनल पार्टी आके अगर उन पे दादागिरी करे, उनको बड़ा भाई कहे, और मोदी हो या शाह हो, ऐसे बड़े नेता को भी अगर मातोश्री पे नाक घसीटने के लिए जाना पड़े, ये अपमान तो बीजेपी वाले सहन कर नहीं सकते थे। और इसीलिए उन्होंने उनकी सरकार गिरा दी, पार्टी भी खत्म कर दी और वो करने ही वाले थे, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर उनको बाला साहब का नाम भी, उनका भी मिट्टी में मिला देना था और अपनी बीजेपी की जो है दुकानदारी चलानी थी। तो ये है सच्चाई, ये है इतिहास। शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे बढ़ी और बीजेपी ने शिवसेना को कैसा खत्म किया, क्यों तोड़ा, क्यों बर्बाद किया और आगे भी क्यों बर्बाद करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी राय हमें दीजिए। धन्यवाद।